जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदेगंज वाले। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि इतने दिनों तक आपके लिए वीडियो हम प्रोवाइड नहीं करवा पाएँ, या फिर कहो कि अच्छा खासा दिन हो गया कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाएँ। ऐसे कम से कम आधा घंटा 15 मिनट का हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते थे, लेकिन ऐसा टॉपिक आता था कि जो 15 मिनट में हम क्या पढ़ाते, बहुत जल्दीबाजी में अगर पढ़ा भी देते तो वो आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए लगा चलो जो भी काम धाम है सब काम धाम निपटा, क्योंकि कुछ वैसा काम धंधा आ गया था घर में जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसलिए आपका इतना दिन तक क्लास कहिए कि रिदम टूट गया, या फिर हम क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाए। तो जहाँ तक हम बता दिए थे, जैसे अभी जो लास्ट क्लास हम लिए थे कुछ दिन पहले, वो अभी चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, या फिर कहिए कि जो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो लास्ट टॉपिक है, अब ख़त्म होने वाला ही है। अब तो हम सेकेंड टॉपिक में इंटर करेंगे। इसमें दिया गया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल। कहने का मतलब है कि हम यही बना देते हैं, जैसे एक सेल है, होलो स्फीयर मतलब सेल, कोई खोखला गोला है, इस तरह गोल बना लीजिएगा। हमसे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, आप गोल बनाओगे इसको, ठीक है था। ये गोल है और इसके ऊपर चार्ज है, प्लस प्लस प्लस, मतलब इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और चार्ज जैसे तैसे डिस्ट्रीब्यूट है, साफ साफ लिखा गया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से इस पर फैला हुआ, एक समान रूप से फैला हुआ। हालांकि ये जो स्फीयर है इसका सेंटर मान लेते हैं कि O है, सपोज। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आपको निकालना है, और 3 जगह निकालना है। फर्स्ट तो हो गया कि इस सेल के बाहर, सेकेंड नंबर में हो गया डायरेक्ट सेल पर ही या सरफेस ऑफ द सेल, और तीसरा नंबर हो गया सेल के भीतर। तो हम जो अभी बताएंगे सबसे फर्स्ट में ए, वो हम मान के चलेंगे कि जिस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, पॉइंट P, वो इस सेल से बाहर है, जिसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। हालांकि जो स्फीयर बनाया है उसका रेडियस कुछ न कुछ होगा, उसका रेडियस कैपिटल R मानेंगे। तो अभी हम ये लिख सकते हैं कि जिस बिंदु पे हमको निकालना है, एट अ पॉइंट, जिस बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे थे, पॉइंट आउटसाइड, वो कहाँ है, आउटसाइड दी स्फीयर, वह स्फीयर के बाहर है। तो पहले बात तो माइंड में ये सेट हो जाए कि अभी जो हम फिलहाल बताने वाले हैं वो ये है कि इस सरफेस से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो। ज़्यादा दूर हो गया तो यहाँ मान लीजिए, उतना दूर नहीं मानना चाहते हैं तो इस जगह पे। तो गॉसियन थ्योरम के हिसाब से या गॉसेस लॉ के हिसाब से जिस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होता है वहाँ पे हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको याद हो तो पॉइंट चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बना था। तो पॉइंट चार्ज छोटा पॉइंट होता है और ये थोड़ा सा बड़ा गोला है, मतलब बड़ा पॉइंट है, इसके कारण भी जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल होगा। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं, अगर पिछला क्लास देखे होंगे तो गॉसियन सरफेस हम साफ साफ बताएं कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा हो, और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही एक जैसा ना हो। जैसे चार्ज है तो मान लो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन होगा इधर, ई के डायरेक्शन इधर। और जो हम गॉसियन सरफेस बनाए हैं, अगर इस पर हम एरिया वेक्टर बनाएं, या मान लो यहीं पे हम एरिया वेक्टर बनाएं ds, तो इसका भी डायरेक्शन उधरे होगा, यानी थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। कहीं भी आप चेक कर लें,
जैसे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और इस जगह पर अगर हम एरिया वेक्टर बनाएं तो भी हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है ds। तो यहाँ पर भी थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा होगा और थीटा भी एक जैसा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फीयर के फॉर्म में बनेगा। तो जो ब्लैक कलर से हम इस तरह से घेरे हैं ये गॉसियन सरफेस हो गया। और जो गॉसियन सरफेस बनाए हैं अब उसका रेडियस स्मॉल r हो जाएगा। पहले तो बोल रहे थे सेंटर से r दूरी पर पॉइंट P है, अब तो गॉसियन सरफेस का एक तरह का रेडियस हो गया। तो अभी जो हम बताएं ये डायग्राम था, अब इसी डायग्राम को डिस्क्रिप्टिव वे में लिख देना है, मतलब लिख देना है कि क्या क्या आखिर आप माने। तो हम डिस्क्रिप्शन को पार्ट बाय पार्ट छाट देते हैं। जैसे सबसे पहले इस चार्ज के बारे में लिख देते हैं। कंसीडर मतलब माना, हम क्या कंसीडर किए थे अगर आपको ध्यान होगा तो, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज, Q इज यूनिफॉर्मली एक मिनट, क्या लिख रहे थे, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये वाला डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट हो गया। आप लोग डिस्क्रिप्शन रटने लगते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। अधिकांश स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन को रटता है, क्यों यार रटा क्यों मारना। जो आप यहाँ पर माने हो दिखा दो। सबसे पहले हम क्या माने थे कि एक स्फीयर है जिस पर Q चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वही तो लिखे हैं कि कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। हिंदी वाले छात्र क्या बोलेंगे कि माना कि Q धन आवेश एक गोले पर एक समान रूप से वितरित है, यही तो यहाँ पे बोले हैं, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। एक धन आवेश Q गोले पर एक समान रूप से वितरित है या गोले के सतह पर एक समान रूप से वितरित है। ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकेंड पार्ट हो जाता है कि हम लोग कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। सेकेंड नंबर यही था कि हम लोग कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, वो बतलाना पड़ता है। तो हम निकालना चाह रहे हैं पॉइंट P पे, तो मान लेते हैं लेट अ पॉइंट P which is outside the स्फीयर, जो स्फीयर से आउटसाइड है। और स्फीयर से कितना दूरी पर है ये भी ज़रा बता दीजिए। विच इज आउटसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r from the center of this sphere। ये सेकेंड पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट ये हो गया कि पहले तो आप चार्ज को माने कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। सेकेंड पार्ट ये बताना है कि इसके सेंटर से कितना दूरी पर, लेट अ पॉइंट P विच इज़ आउटसाइड द स्फीयर। एक पॉइंट P है जहाँ पर पॉइंट P है जो कि आउटसाइड है, स्फीयर से बाहर की तरफ है। कितनी दूरी पर है, एट ए डिस्टेंस r डिस्टेंस पे, किससे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। मतलब हिंदी वाले छात्र ये कहेंगे कि माना कि एक बिंदु P है, माना कि एक बिंदु, मतलब ऐसे बोलेंगे, माना कि एक बिंदु P है जो कि गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित है, या फिर गोले के बाहर एक बिंदु, माना कि एक बिंदु गोले के बाहर है जो कि गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट है तो सब एक ही में, लेकिन आपके सहूलियत के लिए बता रहे कि पहले आप चार्ज जो माने हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है वो बतलाइए।
दूसरे बार ये बताइए कि आप कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, वो बताना। अब जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो P पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक चीज़ लिख देते हैं। इसी में कह सकते हैं, सॉरी यार, लेट अ पॉइंट P विच इज आउटसाइड द स्फीयर एट द डिस्टेंस R, लेट अ पॉइंट which is outside the sphere at a distance r from the center of this sphere, where जहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है, where इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is to be कैलकुलेटेड। यहीं पर तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। अब डिस्क्रिप्शन का थर्ड पार्ट कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इस जगह पर एक गॉसियन सरफेस बनाए। 1 मिनट, नीचे लिखे या नहीं लिखे, नहीं चलो सॉरी यार। अब इस बिंदु पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ड्रॉ अब गॉसियन सरफेस, ड्रॉ ए गॉसियन surface, draw a Gaussian surface in the form of a sphere with the draw a Gaussian surface in the form of a sphere with center O, center कहाँ है O, and radius छोटा होता है radius स्मॉल आर। हालांकि आर डिस्टेंस जो पहले था ना, बोल रहे थे ना कि गोले के सेंटर से आर दूरी पर, अब वो रेडियस बन गया। तो अच्छा बात है। अब अप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू, अब अप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि गॉस लॉ जब भी लिखते हैं ना, गॉस में जी पहला बड़ा होता है, बड़ा छोटा कारण भी आप लोग को लगेगा गलती। गॉस थ्योरम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, भले ही वेक्टर फॉर्म में लिख दो, इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा और अगर तोड़ोगे तो ई डी एस और कॉस थीटा हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ बताना होगा, ई डॉट प्रोडक्ट है, थीटा कितना है ई और डी एस के बीच में, तो कहीं भी देखोगे तो थीटा एक जैसा है 0 डिग्री। वो आप चाहे तो लिख सकते भी हैं कि लिख सकते हैं चूँकि ई एंड डी एस आर along द सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मतलब कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1, यानी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस और कॉस थीटा। तो वहाँ लिख दो डायरेक्ट 1 लिख दो ना, बराबर में कितना बचा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है, ई हर जगह एक जैसा है, हर एक जगह एक समान है, तो ई तो खैर एक जैसा यूनिफॉर्म है, तो ई को बाहर निकाल दो, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्म है। आप चाहो तो लिख सकते हो लेकिन निकाल दो ना, कितना लिखोगे। डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट बहुत हो जाता है, और ज़्यादा क्या ही ऐड करें, पता चला आप उसी में कन्फ्यूजियात रहोगे, इसलिए उसको छोड़ो और डायरेक्ट लिखो इंटीग्रेशन डी एस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हमको ई निकालना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो ई बराबर पहले इसको इंटीग्रेट तो करते हैं, डी एस इंटीग्रेट करना है। अब ये कौन सा डी एस है, अगर डी एस की बात करें तो कौन सा डी एस है, ये जो डी एस है, ये डी एस कौन सा डी एस लेता है, ये डी एस जो दिखाई दे रहा है ई, क्या हम पहले से जो स्फीयर है वो वाला या फिर गॉसियन सरफेस वाला तो हम कहेंगे गॉसियन सरफेस वाला। पाई नहीं होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस तो स्मॉल आ रहा था 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बटा में
एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए लिख देते हैं कि जो डी एस लिखते हैं ना हम, डी एस क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये किसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द किसका, गॉसियन सरफेस। डी एस जो इंटीग्रेट करेंगे किसका एरिया लेंगे, गॉसियन सरफेस का। तो ज़्यादा नीचे जा रहे हैं क्या, कहीं ऐसा नहीं कि नीचे वाला दिखाई नहीं दे, एक लाइन तो दिखेगा आपको। तो ई बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो 1/4 पाई आर स्क्वायर और गुने में क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी को अगर ज़्यादा अरेंज करोगे या फिर सरिया देते हो थोड़ा सा मार्कर, अगर थोड़ा सही से लिखोगे तो 1/4 पाई और आर स्क्वायर को उसके साथ में लिखते हैं, इधर एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। हो गया प्रूफ। अब अगर सरफेस पर निकालना है तो उसको भी देख लिया जाए। दिख रहा है, चलिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर कह दे कि सरफेस पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब चीज़ मिटाते हैं या फिर चलो रहने देते हैं, इधर वाला सरफेस सब मिटा देते हैं। अब मान कर चलिए कि बी में अब कह देता है कि एट ए पॉइंट पी, जो कि कहाँ पर है, ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर, जो कि गोले के सतह पर है और वहाँ पर निकालना है। तो ये जो गोले की बाहर हम बनाए थे इस सरफेस, इसको तो मिटाना पड़ेगा। ये वाला सरफेस अब नहीं चलेगा, इसको मिटा दो, ये सब खत्म। अब जो हमको गॉसियन सरफेस बनाना होगा, हम चाह रहे हैं कि पी बिंदु यहाँ पर है सरफेस पर, तो सरफेस पर ही हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। मतलब ये जो पहले से चार्ज्ड स्फीयर है उसी पर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस तरह से। डिस्क्रिप्शन का पार्ट, तो पहला पार्ट तो वही रहेगा कि कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ, ये सब रहेगा। लेट अ पॉइंट पी विच इज़ आउटसाइड, यहाँ सिर्फ मिट जाएगा, अब आउटसाइड नहीं बोलेंगे, यहाँ से मिट जाएगा, ई हट जाएगा। लेट अ पॉइंट P which is on the surface of a sphere where electric field intensity is to be calculated। तो उसके बाद क्या करना था, ड्रॉ किए थे, ठीक है, वो सब लिख देना है। और नहीं लिखना चाहते हो उसको तो मिटा दिए, वही तो मेन हेडिंग था, मिटाना इसको था, मिटाना तो इसको था। यहाँ पे लिखना था कि जो पॉइंट P है वो ऑन दी सरफेस है, P इज़ ऑन दी सरफेस। तो आउटसाइड दी सरफेस निकालिए चुके हैं ना, देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये जो आर है, अब हम गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाए हैं, नाउ गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। मतलब जो इस गोले का रेडियस है वही अब डिस्टेंस भी चलेगा, वही अब दूरी भी चलेगा। क्यों? क्योंकि दूरी तो हमको सेंट्रेस लेना है। तो ठीक है, ई बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा आर स्क्वायर।
यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि स्मॉल आर बड़ा है या कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बड़ा है। कितना कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, ये छोटका आर है, वो बड़का आर, छोटका आर और बड़का आर यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो स्मॉल आर है बाहर वाला भी रेडियस हो सकता है, और कैपिटल आर सिर्फ इस गोले का रेडियस है बस। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा जरा कंसीडर कर लिए जाए, एक जगह और है इनसाइड द स्फीयर, उसको भी जरा देखते हैं। स्फीयर तो यही रहेगा, इसको तो मिटाना है ना, इसको तो रफ करेंगे है ना। अब हम कहीं इस स्फीयर के भीतर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो जहाँ फाइंड करना चाहते हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। देखते हैं, सब चीज़ तो वही लिखाएगा जो भी है, ठीक है। टोटल यहाँ पे चेंज सिर्फ ये होगा ना, गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ ए, बाकी तो लिख लोगे कि पी पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, लिख दीजिएगा पी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, मतलब हिंदी में बोलेंगे ना, पी बिंदु गोले के अंदर, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। In the form of a sphere with the center O and radius मान के चलो कि and radius small r। एक पार्ट उन दोनों में हम बोलना भूल गए। इसके बाद एक चीज़ दोनों में हम नहीं बोले, दोनों ही कंडीशन में चार्ज्ड बोलना भूल गए, तो वहाँ पे नहीं भी बोले तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो बोलना ज़रूरी है। चार्ज इंक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, बाई गॉसियन सरफेस, मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना कि गॉसियन सरफेस के द्वारा घेरा हुआ चार्ज कितना है, तो गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज है ही नहीं। चार्ज कितना हो गया? 0। अरे चार्ज तो सब स्फीयर के ऊपर है, ये खोखला गोला है तो गोले के ऊपर चल जाएगा, अंदर में चार्ज है ही नहीं, अंदर तो पूरा खाली हिस्सा है। यानी कि E बराबर जो अभी तक हम बताते आ रहे थे, या छोड़ो इसको अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, अप्लाई गॉस लॉ जो अप्लाई कर रहे थे क्या था, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, कहानी ये ख़त्म। E तो यूनिफॉर्म होता है, ds को इंटीग्रेट कर देना, इधर q जो दिखाई दे रहा है वही रख देंगे 0, और जैसे ही q 0 तो E बराबर सब मिला जुला के 0। यानी एक बात याद रखना है कि इनसाइड द स्फीयर, या कहो इनसाइड द होलो स्फीयर, ज़्यादा अच्छा रहेगा, होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। एक होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 होता। तो आपको ये हम 3 कंडीशन बताएं, अब तीनों का थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। इसको मिटाते हैं या रहने देते हैं, हेडिंग दे दीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल, हेडिंग दे दीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। इस तरह से मान के चलो, ये मान लो सेंटर है O पॉइंट, और
यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। कैपिटल आर मतलब ये जो चार्ज्ड स्फीयर है उसका रेडियस है। और इसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद इससे आगे अगर जाते हैं तो वहाँ से कहते हैं कि स्मॉल आर बढ़ता है, मतलब कि बाहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम क्या देखें, इधर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है। तो अलग मार्कर से हम देखते हैं कि जब तक क्या मतलब इस गोले के भीतर, मतलब कि स्मॉल आर अगर छोटा होगा कैपिटल आर से, अगर स्मॉल आर छोटा है मतलब इसके भीतर हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिखाता है, एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होता है 0 यहीं पे। और जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचते हैं, मतलब पूरा कैपिटल आर एकदम ले लिए, दूरी कितना ले लिए कैपिटल आर, ये दूरी है, इसको मान के चलो कि नीचे वाला क्या है डिस्टेंस। अगर हम कैपिटल आर डिस्टेंस ले लिए मतलब ऑन दी सरफेस, ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे ऑन दी सरफेस। तो आप क्या देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 चीज़ निकला होगा, अगर आप नोटिस किए होंगे तो एक बार निकला होगा E बराबर 0 फर्स्ट कंडीशन, या कहो लास्ट कंडीशन। ये कब निकला, तो इनसाइड दी स्फीयर या होलो स्फीयर। दूसरा नंबर है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², इसको कहेंगे ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर। थर्ड कंडीशन में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्मॉल आर छोटा था किससे, कैपिटल आर से। थर्ड कंडीशन में क्या है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये कहाँ हो गया भाई, आउटसाइड दी स्फीयर। यहाँ पे R जो है कैपिटल आर से बड़ा है। अब सोचो कि अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो ऐसे पता चलेगा कंपेयर करने पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, R पे। जैसे देखिए ई वाला टर्म कांस्टेंट है, इस ई कांस्टेंट होता है, चार्ज जो आप मान के चल रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ ई डिपेंड किस पे कर रहा है, 1/r² पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी है वो किस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं और यहाँ से भी पता कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे दूरी छोटा होगा ना, क्योंकि दूरी तो नीचे है, और अगर कोई क्वांटिटी नीचे होती है तो एक तरह से नेगेटिव क्वांटिटी कहा जाता है। मतलब अगर ई छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, या फिर अगर आर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। अब तुम ही सोचो कि यहाँ पर आर जो है वो रेडियस है और नीचे जो है आर बाहर वाला आर हो गया, ये वाला दूरी तो ज़्यादा बड़ा हो गया बाहर वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम होगा और सरफेस पर सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि सरफेस से भीतर अगर जाते हैं तो सरफेस के भीतर जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। इसीलिए यहाँ से हरियर कलर से दिखा दे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। अब जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटते जाता है, तब 0 नहीं होगा, घटते जाएगा इस तरह से। ई वाला रिलेशन दिखाएगा, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और यहाँ पर ऐसे भी इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो आज यहीं तक। आज आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेयर या स्फेरिकल सेल, कल थीन नहीं रहेगा, कल आ जाएगा सॉलिड स्फेरिकल सेल, पूरा सॉलिड रहेगा, कल के टॉपिक पे आपको मिलेगा। तो आज इतना ही, बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए क्लास लिए हैं। अगर अच्छा लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। बाकी आपको जो मन करे वो करो, लेकिन मेरा कहना है धीरे 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 पढ़ते रहिए, क्योंकि टाइम तो धीरे धीरे बीत रहा है। तो टाइम धीरे धीरे बीत रहा है तो तैयारी भी धीरे धीरे करते जाइए। ऐसा नहीं कि एक बार दिसंबर आएगा तो दिसंबर में तैयारी करेंगे। और ये अलग बात है कि मेरी गलती है, दिस इज़ माई फॉल्ट कि हम इतना दिन तक क्लास नहीं ले पाएँ, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब कोशिश करेंगे ऐसा नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद।